हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करती है। देखो, अब तक ये हम सबको पता है कि जनरल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर जितने भी इंश्योरेंस बच गए वो सारे आपके पार्ट होंगे जनरल इंश्योरेंस के। यानी कोई भी इंश्योरेंस हो एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस वो आपका कंसीडर होता है जनरल इंश्योरेंस के अंदर। जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसका जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है, यानी हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। जो इसका प्रीमियम होता है वो ऑलवेज एडवांस में पे किया जाता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस का तो हम क्या करते हैं, एनुअली पे करते हैं, बट जो जनरल इंश्योरेंस है वो 1 ईयर का ही होता है और इसमें जो प्रीमियम है वो पूरा पैसा क्या किया जाता है, एडवांस में ही इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया जाता है। जो आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अपने अकाउंट 31 मार्च को मेंटेन करती है और अकाउंटिंग ईयर के एंड होने से कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी एंड नहीं होती, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू आउट द ईयर बिकती है। मेरी बात के कहने का मतलब क्या है, मान लो आपकी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट्स बना रही है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के, तो अब उसकी पॉलिसी क्या है, 1 अप्रैल को भी बिकी होगी, 1 मई को भी बिकी होंगी, 28 अगस्त को भी बिकी होंगी, यानी थ्रू आउट द ईयर बिकती रही होंगी। तो जो 30 नवंबर वाली पॉलिसी है, जो 30 नवंबर 2019 को पॉलिसी सेल की होगी, वो कब एक्सपायर होगी, 30 नवंबर 2020 को होगी ना। ये तो नहीं है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो गया तो ये पॉलिसी भी एक्सपायर हो गई। तो यही मेरे कहने का मतलब था कि आपकी जो पॉलिसी है कभी भी अकाउंटिंग ईयर के एक्सपायर होने से एक्सपायर नहीं होती, यानी कि आपका रिस्क एक्सपायर नहीं होता। चाहे आपकी मान लो किसी के बाइक का इंश्योरेंस आपने किया हुआ है, अब अगर वो बाइक का इंश्योरेंस 1 अप्रैल को हुआ है और वो बाइक जो है एक्सीडेंट में बिल्कुल डैमेज हो जाती है 1 मई को, तो भी आपको उतना ही पैसा वापस करना पड़ेगा अपने ने बेनिफिशियरी को, यानी जिसने आपसे इंश्योरेंस करवाया था। और अगर वो क्या हो जाती है 29 नवंबर को भी एक्सीडेंट हो जाता है तो भी आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। यानी रिस्क जो है अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने से पर्टिकुलर पॉलिसी से जुड़ा हुआ रिस्क ख़त्म नहीं होता। इस वजह से आपकी इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ता है, रिजर्व बनानी पड़ती है, किसके लिए, फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। क्योंकि देखो, अगर आपकी पॉलिसी 30 नवंबर 2019 को सेल हुई है, यानी उसका प्रीमियम आपको सारा का सारा 30 नवंबर 2019 को मिल गया होगा और आपने उसे क्या कर दिया होगा, एज प्रीमियम अपनी इनकम शो कर दिया होगा, और वो इनकम आपकी उस रिस्क की वजह से आई है जो कि आपके क्या हो रहा है, आपके अकाउंटिंग ईयर के एक्सपायर होने से एक्सपायर नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज जो रिस्क अनएक्सपायर्ड है, यानी जो जो पॉलिसी अब तक एक्सपायर नहीं हुई है, उनके लिए आपको एक रिजर्व मेंटेन करनी पड़ेगी जनरल इंश्योरेंस के केस में, जिसे हम नाम देते हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। जो ये रिजर्व होती है वो आपको क्या करनी होती है, फायर इंश्योरेंस के केस में 50% मेंटेन करनी होती है, मराइन इंश्योरेंस के केस में 100% क्रिएट करनी होती है, एंड मिसलेनियस जितने भी आपके इंश्योरेंस हैं उनके केस में भी ये 50% रहती है। यानी एक मराइन इंश्योरेंस के लिए ये रिजर्व जो है आपके प्रीमियम का, जो इस साल में आपको प्रीमियम मिला है नेट, उसका 100% आपको रिजर्व क्रिएट करना है, और बाकी दोनों केसेस में आपको 50% का रिजर्व क्रिएट करना है। यानी फायर इंश्योरेंस या मिसलेनियस इंश्योरेंस हो तो आपको ऑलवेज 50% करना है। ये आपके IRDA एक्ट के शेड्यूल 2B में लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इसका मैंने आपको बोला कि आपको ऑलवेज इतना करना है, बट इतना ये रूल जब ही फॉलो होगा जब आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। यानी अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको कितने % रिजर्व क्रिएट करना है, तो आपको उतना ही रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा जितना आपके क्वेश्चन में मेंशन है। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इन रेट्स को फॉलो करोगे कि फायर इंश्योरेंस के केस में 50, मिसलेनियस इंश्योरेंस में भी 50, एंड मराइन इंश्योरेंस के लिए आप 100% की रिजर्व को क्रिएट करोगे। ठीक है, आप जब एक बार इनको क्रिएट कर दोगे तो देखो एक बात समझो कि आपने ये रिजर्व पिछले साल भी क्रिएट की होंगी,
लेकिन जो पिछले साल जिन पॉलिसीज़ के लिए आपने क्रिएट की होगी वो तो इस साल ख़त्म हो चुकी होंगी, क्योंकि एक साल के लिए पॉलिसी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑलवेज क्या होगा, क्वेश्चन में आपको एक ओपनिंग बैलेंस दिया होगा रिजर्व का, कि आपने कितनी अनएक्सपायर्ड रिजर्व हैं आपकी ओपनिंग में, मान लो 2 लाख है। फिर आप क्या करोगे, क्लोजिंग वाले आप इन रेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे या फिर क्वेश्चन में दी गई रेट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, मान लो क्लोजिंग का बैलेंस आ गया आपका 2,15,000। तो आपको क्या करना है कि आपको बैलेंस शीट में तो पूरी 2,15,000 दिखानी है कि आपकी रिजर्व अब 2,15,000 की हो गई है, लेकिन 2 लाख की तो पिछले बार की बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस बार जो क्रिएट करनी है, यानी जो जो आप रिवेन्यू अकाउंट में क्रिएट करते हो आपकी, देखो इसको कहाँ क्रिएट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये रिवेन्यू अकाउंट में जाती है क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड चीज़ है। तो ये 15,000 की ही आप क्रिएट करोगे, और ये क्या है, आपकी इनकम को रिड्यूस कर देगी, प्रीमियम की इनकम में से लेस हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा आप कहाँ से निकाल रहे हो, प्रीमियम में से। तो ये रिजर्व बड़ी है, यानी आपको क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ रहा है। तो प्रीमियम के अमाउंट में से 15,000 को आप लेस कर दोगे कि आपने क्या कर दी है, रिजर्व बना दी है अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए। देखो एक आध ही डिफरेंस है आपका लाइफ इंश्योरेंस में और जनरल इंश्योरेंस में। अगर आप उन डिफरेंस को अच्छे से समझ लोगे तो आपका जनरल इंश्योरेंस में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये रिजर्व बनानी है अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक बार तो ये कहाँ जाएगी, आपके प्रीमियम में से लेस हो जाएगी, और दूसरी बार ये कहाँ आ जाएगी, जो 2,15,000 है उसको आप यहाँ दिखाओगे, प्रोविज़न में दिखाओगे, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। इसके साथ साथ आपकी एक रिजर्व और है जो आपके इंश्योरेंस के केस में बनेगी, उसे हम बोलते हैं एडिशनल रिजर्व। देखो ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए बनाई जाती है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी अपनी पॉलिसी होल्डर्स की सिक्योरिटी के लिए एक अलग से रिजर्व को मेंटेन कर देती हैं। ये जो रिजर्व होती है ये सिर्फ सिक्योरिटी को एक्सटेंड करने के लिए बनाई जाती है, इसकी कोई रेट प्रेस्क्राइब नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको एडिशनल रिजर्व भी बनानी है तो आप इसको क्रिएट करोगे और ऐसे ही शो करोगे जैसे कि अनएक्सपायर्ड रिस्क वाली रिजर्व को शो किया जाता है। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में एडिशनल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दिया है और क्लोजिंग में कोई लास्ट में आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप मान लोगे कि उतनी ही रिजर्व को रखना है, यानी आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करोगे। जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा उसी को आप बैलेंस शीट में यूं का यूं उठा के रख दोगे कि क्लोजिंग बैलेंस भी आपका वही है, कोई भी चेंज आपने एडिशनल रिजर्व में नहीं किया है। फिर एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप अकाउंट्स बनाओगे जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तो आपके वही 3 अकाउंट बनेंगे वैसे तो, यानी रिवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, एंड थर्डली आपकी बैलेंस शीट बनेगी। जो रिवेन्यू अकाउंट है वो आपका शेड्यूल बी में मेंशन है, फॉर्म नंबर RA, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म PL, एंड बैलेंस शीट फॉर्म BS। ये चीज़ तो वही है, सिर्फ एक शेड्यूल एक की बजाय आपका शेड्यूल बी हो गया है। लेकिन आप क्या करते थे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के केस में एक रिवेन्यू अकाउंट बनाते थे, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और एक ही बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन जब अगर आप जनरल इंश्योरेंस की बात करो तो जनरल इंश्योरेंस में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तो एक ही बनेगा, बट जितने टाइप के इंश्योरेंस आपकी कंपनी करती होगी उतने ही रिवेन्यू अकाउंट बनेंगे। यानी अगर मान लो आपका बिजनेस में फायर इंश्योरेंस का काम भी आपकी कंपनी करती है और मराइन इंश्योरेंस का भी, तो कभी भी फायर और मराइन की एक्टिविटी मिक्स नहीं होंगी। फायर इंश्योरेंस के लिए आप अलग रिवेन्यू अकाउंट बनाओगे, यानी जितनी भी एक्टिविटी फायर इंश्योरेंस से रिलेटेड होगी उनका रिवेन्यू अकाउंट अलग बनेगा, और जितनी ही मराइन एक्टिविटी से रिलेटेड होंगी उनका रिवेन्यू अकाउंट अलग बनेगा। अगर एक कंपनी 15 टाइप के इंश्योरेंस करती है तो आपको 15 टाइप के रिवेन्यू अकाउंट बनाने होते हैं। आपके क्वेश्चंस में इतने नहीं आएंगे, बट मैं बता रही हूँ कि जितने टाइप के बिजनेस आपकी कंपनी कर रही होगी, जितने टाइप के इंश्योरेंस वो करती होगी, उतने ही आपको रिवेन्यू अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले रिवेन्यू अकाउंट की बात कर लेते हैं। देखो आपके जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें भी आपके 4 ही शेड्यूल बनेंगे आपके रिवेन्यू अकाउंट के, और 11 शेड्यूल बनेंगे आपके बैलेंस शीट के। उस चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो आपकी जनरल इंश्योरेंस है उसके शेड्यूल्स के जो नंबर हैं रिवेन्यू अकाउंट के वो डिफरेंट है, बैलेंस शीट के डिफरेंट नहीं है। बैलेंस शीट में वही शेड्यूल आपने वहाँ बनाए थे वही यहाँ बनाओगे, वही के वही फॉर्मेट रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ 1 या 2 शेड्यूल में, जैसे ये अनएक्सपायर्ड रिस्क वगैरह है, ये आपको ऐड करना है प्रोविज़न वगैरह बनाते हुए, अदरवाइज बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो आपका
रिवेन्यू अकाउंट है उसके शेड्यूल्स में डिफरेंस है, वहाँ पर आप प्रीमियम के लिए फर्स्ट शेड्यूल बनाते थे, वो यहाँ सेम है, बट सेकंड शेड्यूल यहाँ पर क्लेम का है, थर्ड आपका कमीशन का है और फोर्थ ऑपरेटिंग एक्सपेंस का है। यानी जो शेड्यूल फोर्थ था उसको सेकंड बना दिया गया है, तो सेकंड वाला थर्ड हो गया और थर्ड वाला फोर्थ शेड्यूल हो गया आपका। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रीमियम निकालना है, उसके बाद कोई और भी प्रॉफिट होगा वो उसमें ऐड करना है। थर्ड नंबर पर जो हमने अभी रिजर्व में बात की थी कि प्रोविज़न फॉर अनएक्सपायर्ड का कोई चेंज होता है तो प्रीमियम में शो करो या फिर यहाँ पर अलग से शो करो, यानी प्रीमियम के नीचे लिख दो या फिर यहाँ पर ऐड करो, अलग ही दिखा लेना आप लोग आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। आप क्या करोगे, अनएक्सपायर्ड रिस्क में जो भी चेंज आया होगा उसको यहाँ पर ट्रीट करोगे, इंक्रीज़ हुआ होगा तो क्या होगी, इनकम कम हो जाएगी, और डिक्रीज़ हुआ होगा तो आप पॉजिटिव दिखा दोगे कि आपकी इनकम बढ़ गई। उसके बाद अगर आपके डायरेक्टली रिलेटेड कोई इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट है जैसे वहाँ पर होता था तो उसको लिखोगे। फिर जितना भी आपने पे किया है, क्लेम इनकर्ड, कमीशन हो या ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, तीनों को लेस करोगे तो आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट में वो लिंक लायबिलिटी वगैरह वाले केस नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी लाइफ इंश्योरेंस के केस में होती है, जनरल इंश्योरेंस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिंपल बनेगा। सारी इनकम ऐड करनी है, सारे एक्सपेंसेस को लेस करना है, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा फ्रॉम, अगर फायर इंश्योरेंस के लिए बना रहे हो तो फायर आ जाएगा, यहाँ पर मराइन इंश्योरेंस के लिए बना रहे हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम मराइन इंश्योरेंस आ जाएगा, और मिसलेनियस किसी और के लिए बना रहे हो तो उसका नाम आ जाएगा। जो शेड्यूल्स हैं आपके वो एग्जैक्ट वैसे ही बनेंगे जैसे आप पहले बनाते थे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। देखो यहाँ पर भी यही काम किया हुआ है, अनएक्सपायर्ड रिस्क का यहाँ पर एडजस्टमेंट भी दिखाई हुई है आपके प्रीमियम के शेड्यूल में भी, बट आप क्या करना, अलग ही दिखा लेना, शेड्यूल में मेंशन मत करना, शेड्यूल को वैसे ही रखना जैसे आप करते हो। यानी आपके शेड्यूल में और कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ उनके नंबर बदल गए हैं रिवेन्यू अकाउंट के केस में। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल है, यहाँ पर आपको वही करना है। सबसे पहले आप बैलेंस शीट जो रिवेन्यू अकाउंट है वहाँ से प्रॉफिट लेके आओगे, तीनों के, मान लो आपके 3 टाइप के बिजनेस है तो आपका तीनों से अलग अलग आएगा, तो आपको क्या करना है, जितने भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके आए हैं पिछले अकाउंट से, फायर इंश्योरेंस का अलग लिखोगे, मराइन का अलग, मिसलेनियस कोई होगा तो उसका अलग लिखोगे। फिर जो दूसरी इनकम है, अदर इनकम है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है वो लिखोगे, उसमें से वही सारे एक्सपेंसेस जो वहाँ लेस करते थे वो लेस होंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर उससे टैक्स लेस करोगे, आफ्टर टैक्स आ जाएगा, देन एप्रोप्रिएशन होगा, और फिर जो बैलेंस आपका कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। यानी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में आपके में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो एग्जैक्ट वैसे ही बनेगा जैसे कि आप लाइफ इंश्योरेंस के केस में बनाते थे। बैलेंस शीट में कोई भी डिफरेंस नहीं है वैसे तो, बट स्टिल हम इसकी बात बाद में कर लेंगे, एक दो चेंज जो इसमें हुए भी हैं उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ रिवेन्यू अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक और टॉपिक को बात करते हैं क्वेश्चन पे जाने से पहले। देखो वैसे तो हमने इसका ट्रीटमेंट पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम होता है उसको आप क्या करते हो, एक बार तो अगर आपका सिर्फ अंदर दिया है तो आप उसका सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट करते हो और क्या कर देते हो, आपके क्लेम पेड में दिखा देते हो कि आपने बोनस दिया है प्रीमियम पे, और बाहर दिया गया है तो आपको क्या करना होता है, उसे प्रीमियम में भी ऐड करना होता है कि आपके प्रीमियम के ऊपर आपको इफेक्ट नहीं दिखाना चाहते कि आपको कोई डिडक्शन दी है तो आप प्रीमियम में इसको ऐड कर देते हो। बट मैं एक बार ये बताती हूँ आपको कि जनरल इंश्योरेंस के केस में इसको नो क्लेम बोनस भी कहा जाता है। वो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ कंपनियां नहीं, ऑलमोस्ट सारी कंपनियां क्या करती हैं, अगर मान लो आपने उनके पास से इंश्योरेंस करवाया है या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पास से भी करवाया हो, अगर आपका ने कोई भी क्लेम नहीं किया, यानी आपका मान लो कार का इंश्योरेंस था और आपकी कार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपने कोई भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से नहीं लिया, तो नेक्स्ट ईयर जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो वो क्या करते हैं कि आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, इस बात का आपको बोनस दिया जा रहा है, यानी आपको प्रीमियम में है डिडक्शन मिल जाती है कि आप प्रीमियम थोड़ा कम पे करो। ये 4 साल तक चलती है, यानी पहले साल में 15% की मिलती है, दूसरे साल में 30% की, तीसरे में 45% की और चौथे में 60% की डिडक्शन मिल जाती है। यानी आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ता है, और प्रीमियम कम पे करना पड़ रहा है क्योंकि आपने क्लेम नहीं किया, इसलिए तो इसको नो क्लेम बोनस कहा जाता है। और इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या है, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम, यानी क्योंकि प्रीमियम तो रिड्यूस हुआ ही है आपका, तो इसे बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम भी कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट वही होगा जो हम पहले बात कर चुके हैं। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 2000 को आपको बुक दी हुई है आइडियल इंश्योरेंस कंपनी की,
और आपको क्या करना है, ये सारी की सारे पर्टिकुलर्स फायर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड हैं। आपको रिवेन्यू अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसके साथ आपको बताया गया है कि आपको 50% की रिजर्व बनानी है अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए, और एडिशनल रिजर्व में आपको 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करना है। आपको एज्यूम करके चलना है कि 1/4 जो है, जितने भी प्रीमियम आपको दिए होंगे, जितने भी क्लेम दिए होंगे, उनमें से 1/4 आपके आउटसाइड इंडिया है। यानी इस चीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ आप क्या करोगे, प्रीमियम को पूरा दिखाने के बाद जो आपका ट्रीटमेंट है नॉर्मल वो करोगे, और लास्ट में इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया को अलग अलग करके भी एक बार मेंशन कर दोगे शेड्यूल में, और कुछ नहीं करना। और लास्ट में आपको दिया है कि ग्रोस प्रीमियम जो है आपका इस साल का कितना है, 11,25,000 है। यानी जो आपके आउटस्टैंडिंग है या फिर पिछले साल के, उन सबका ट्रीटमेंट करने से पहले आपको ग्रोस प्रीमियम दिया हुआ है आपका 11,25,000। और करना आपको वैसे इस ग्रोस प्रीमियम का भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपको जो प्रीमियम की एडजस्टमेंट करनी है वो सारी आपकी जो बुक्स में दी हुई है उनके अकॉर्डिंग करनी है। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, जब आप प्रीमियम का शेड्यूल बनाओगे तो एक बार तो पूरे प्रीमियम का जो टोटल होगा आपको उसको इनसाइड और आउटसाइड इंडिया में लिख के दिखाना है, और एक बार आपको सिर्फ सिंपल लिख के दिखाना है कि आपने इंडिया से कितना प्रीमियम दिखा दिया है, 11,25,000। अदरवाइज करना आपको इसका भी कुछ नहीं है। आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो अपनी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, जो आपकी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले आपको दी हुई है रिजर्व 31 मार्च 1999 की, यानी ओपनिंग की अनएक्सपायर्ड रिजर्व दी हुई है कि आपके पास 5 लाख है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए। एडिशनल रिजर्व आपको 1 लाख की दी हुई है, और आपको मेंटेन भी 1 लाख की करनी है, यानी कोई भी चेंज रिजर्व में नहीं आया है तो आप क्या करोगे, एडिशनल रिजर्व में प्रोविज़न कितना क्रिएट करोगे, 0, यानी कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है। और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ पर प्रोविज़न 1 लाख का मेंटेन रखोगे। उसके बाद आपको दिए हैं क्लेम पे किए हैं आपने 6,40,000 के क्लेम से रिलेटेड, और कोई एंट्री नहीं है। तो जो आपका क्लेम का शेड्यूल यहाँ पर सेकंड है, वहाँ पर आप दिखाओगे आपने क्या किए हैं, 6,40,000 के क्लेम पे किए हैं। कोई और एंट्री फिर आपको दिया हुआ है आगे, आउटस्टैंडिंग क्लेम है आपका, ओपनिंग का भी दिया हुआ है, क्लोजिंग का भी दिया हुआ है। क्लोजिंग वाले को ऐड कर दोगे, ओपनिंग वाले को लेस कर दोगे, यानी 90,000 को ऐड कर दोगे और 65,000 को लेस कर दोगे। इसके बाद आपको दिया हुआ है एक्सपेंसेस हुए हैं मैनेजमेंट के 2,80,000, और जिसमें से 30,000 जो हैं आपके क्लेम से रिलेटेड है। जो क्लेम से रिलेटेड है वो क्लेम के साथ ऐड होंगे, यानी शेड्यूल सेकंड में ही ऐड होंगे जहाँ पे आप क्लेम पेड लिख रहे हो, और बाकी के 2.5 लाख जो बच गए वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के शेड्यूल नंबर 4 में ऐड होंगे। यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का शेड्यूल 4 है, इसलिए आप इसे 4 में 250 लेके जाओगे। फिर आपको री इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया हुआ है 75,000, यानी ये क्या है आपका, आप मान लोगे कि प्रीमियम आपको सीडेड वाला मानना होता है, तो आप क्या करोगे, इसे सीडेड मानते हुए प्रीमियम के जो अमाउंट है उसमें से लेस कर दोगे। फिर री इंश्योरेंस की रिकवरीज दी हुई हैं, रिकवरी है यानी आपको क्या है कि आपने री इंश्योरेंस करवाया था और वहाँ से आपको पैसा मिला है, यानी क्लेम मिला है, तो आप क्या करोगे, इस 20,000 को की वजह से आपके क्लेम कम हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्लेम दे दिया, तो 20,000 को क्लेम में से लेस करोगे। फिर आपको प्रीमियम की अमाउंट दी हुई है 11,20,000, 11,20,000 में से 75 तो ये लेस करने थे आपके, और आई थिंक कोई एंट्री नहीं है, तो आप क्या करोगे, 11,20,000 में से 75,000 को लेस करोगे, तो जो आपका नेट प्रीमियम आ गया वो आ गया 10,45,000। फिर आप इसी को दिखा दोगे आउटसाइड इंडिया कितना है और इनसाइड इंडिया कितना है। जो आपके 10,45,000 है वो आपके कहाँ चले जाएंगे, आपके रिवेन्यू अकाउंट में। उसके बाद आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दिया हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आपका प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम में जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद आपको इनकम टैक्स पे दिया है, इनकम टैक्स पे आपका प्रोविजन फॉर टैक्स जो प्रॉफिट एंड लॉस में बनाओगे वहाँ पर लेस करोगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपकी कहाँ आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम है। कमीशन है, जो कमीशन है आपका, कमीशन का शेड्यूल यहाँ पर 3 है, वहाँ पर आप क्या करोगे, कमीशन पे दिखा दोगे। अब हमारी बात रह गई सिर्फ अनएक्सपायर्ड रिस्क की। अनएक्सपायर्ड रिस्क यहाँ पे देखो हमारा प्रीमियम कितना आया था, 10,45,000, और आपको मेंटेन करना है 50%, तो आप 10,45,000 का 50% निकालोगे, जो आपका आया 5,22,500, और आपको ओपनिंग के दिए हुए थे रिजर्व 5 लाख, यानी ओपनिंग में 5 लाख थे, अब 5,22,500 हो गए, यानी आपको 22,500 से इंक्रीज करना है रिजर्व इंक्रीज होंगे तो यानी आपका क्या है, पैसा कम हो जाएगा आपके पास से, तो आप क्या कर दोगे, 22,500 को लेस कर दोगे कि आपने क्या किया है, प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्रिएट किया है। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, टोटल करना है, यहाँ का बैलेंस यहाँ लेके जाना है, और यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो तो हमारा जब बैलेंस शीट बनानी होगी तो वहाँ पर ट्रांसफर होगा। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी थी। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इनमें, बहुत ज़्यादा चेंज है ही नहीं है आपके लाइफ इंश्योरेंस से। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस अच्छे से किया है तो आपको जनरल इंश्योरेंस बहुत ही सिंपल लगेगा।
एक और क्वेश्चन कंप्लीट देखो इसी बात से रिलेटेड, उसके बाद जो डिफरेंस होंगे क्वेश्चन में हम सिर्फ वो बात करेंगे। आपको क्या करना है, फायर इंश्योरेंस कंपनी का रिवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2003 के लिए। आपको दिए हुए हैं क्लेम पेड आपका बेनिफिट्स पेड यानी शेड्यूल सेकंड में जाएगा। उसके बाद आपको क्लेम आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं ओपनिंग के क्लेम आउटस्टैंडिंग लेस होते हैं आपके क्लेम्स में से, उनको आप लेस कर दोगे। उसके बाद आपको दिया है क्लेम इंटीमेटेड बट नॉट एक्सेप्टेड, यानी आपके क्लेम हो चुके हैं बट अब तक एक्सेप्ट नहीं हुए हैं बट आपको देने तो पड़ेंगे ही, तो ये आपके आउटस्टैंडिंग क्लेम है। देखो वैसे तो आउटस्टैंडिंग क्लेम अगर हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए होते हैं तो हम उन्हें सिर्फ करंट लायबिलिटी में लेके जाते हैं, बट आपको क्वेश्चन में एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको जो ऊपर दिया था वो क्लेम नहीं दिए थे कि क्लेम कितने हैं, बल्कि क्लेम पेड दिए थे कि आपने दिए कितने हैं, यानी क्लेम में भी अभी तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, क्लेम में भी आपने अभी तक प्रॉपर, देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करने का हम मतलब क्या मानते हैं ऑलवेज कि आपके क्लेम में एडजस्टमेंट हुई होगी। पहले तो ये ट्रायल बैलेंस है ही नहीं, आपको सिंपल पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं उनको ट्रीट करना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर क्लेम पेड दिए हैं, इसका मतलब क्लेम में भी अभी तक सिर्फ पे वाले लिखे हुए हैं, अब तक इनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो आपको इन्हें क्लेम में भी ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग मानते हुए। उसके बाद है क्लेम इंटीमेटेड एंड एक्सेप्टेड बट नॉट पेड, तो ये भी क्लेम आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग के, इन्हें भी आप क्लेम में ऐड करोगे उसी तरीके से जैसे पिछले वाले किए हैं। प्रीमियम रिसीव्ड आपका शेड्यूल 1 में जाएगा, प्रीमियम री इंश्योरेंस का प्रीमियम है आप इसे सीडेड मानते हुए लेस करोगे। कमीशन आपका कमीशन शेड्यूल 3 में जाएगा, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड है लेस हो जाएगा, एक्सेप्टेड वाला ऐड हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के शेड्यूल में जाएंगे। फिर आपका प्रोविज़न दिया है अनएक्सपायर्ड रिस्क का 1 अप्रैल को, यानी आपका ओपनिंग का अनएक्सपायर्ड रिस्क दिया है, इसको हम बाद में ट्रीट करते हैं, एडिशनल रिस्क को भी एक बार रखो। री इंश्योरेंस रिकवरीज हैं आपकी क्लेम की, यानी आपका क्लेम कम हो गया होगा तो क्लेम में से लेस कर दोगे। मेडिकल एक्सपेंसेस हैं रिगार्डिंग क्लेम है, देखो अगर ये क्लेम के रिगार्डिंग नहीं होते तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाते, बट यहाँ पर लिख दिया कि ये क्लेम से रिगार्डिंग है तो आप इसे क्लेम के एक्सपेंसेस में ही ऐड करोगे। लॉस हुआ है आपको मोटर कार की सेल करने से, तो ये लॉस आपका कहाँ जाएगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम टैक्स पेड प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर डिडक्टिंग फ्रॉम सैलरी, आपने क्या किया है क्वार्टर का रेंट था जो सैलरी से काट लिया एम्प्लॉयज़ की, यानी आपका क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, आपके लिए रेंट की इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। डेप्रीसिएशन है फर्नीचर का प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आपको बोला है कि एडिशनल रिजर्व जो है आपको 1% से मेंटेन रखनी है, ठीक है। देखो पहले बात करते हैं अनएक्सपायर्ड रिस्क की, उसका ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख का, ठीक है, और आपको प्रीमियम की अमाउंट जो है आपकी इस बार की आ रही है वो आ रही है 10,80,000, तो आप क्या करोगे, फायर इंश्योरेंस का केस है तो आप 10,80,000 का 50% निकालोगे जो आ गया आपका 5,40,000। ओपनिंग बैलेंस था 4 लाख, क्लोजिंग है 5,40,000, यानी आपको इंक्रीज कितने से करना है, 1,40,000 से, तो आप क्या करोगे, जब आप रिवेन्यू अकाउंट बनाओगे 1,40,000 से इंक्रीज कर दोगे। फिर आपको एडिशनल रिजर्व दी हुई थी, आपको एडिशनल रिजर्व दी हुई है 20,000, और आपको बोला क्या है 1% मेंटेन करना है, यानी आप क्या करोगे, मेंटेन नहीं करना है, एडिशनल प्रोविज़न बनाना है 1% से, ये बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10,80,000 का ही 1% निकालोगे जो आपका 10,800 आ गया, यानी 20,000 पिछली बार था और 10,800 इस बार इंक्रीज़ करना है, यानी टोटल 30,800 करना है, पिछली बार 20 था यानी 10,800 से इंक्रीज़ हो गया, तो उसको आप क्या करोगे, इंक्रीज़ को दिखाओगे कि आपके एडिशनल प्रोविज़न में चेंज हुआ है, और दूसरी बार ये प्रोविज़न में जाएगा आपका टोटल 30,800, जब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे वहाँ पर दिखाएंगे। फिर आपको क्या करना है, सिंपल टोटल करना है, जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और वहाँ पर आपको सारा चीज़ करते हुए लास्ट में बैलेंस निकालना है जो आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कोई भी न्यू पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको एक रिजर्व एक्स्ट्रा क्रिएट करनी है, कैटास्ट्रोफिक रिजर्व। देखो रिजर्व कोई भी हो, अनएक्सपायर्ड रिस्क और एडिशनल रिजर्व को छोड़ के वो एक टाइप से हमारे लिए अप्रोप्रिएशन ही होती है, तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में अप्रोप्रिएशन में शो करोगे। और जो ये कैटास्ट्रोफिक रिजर्व है इसका मतलब होता है कि आप जब कोई ऐसे इवेंट के लिए रिजर्व क्रिएट करते हो जो बिल्कुल ही अनसर्टेन है बट आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, तो उसे आप कैटास्ट्रोफिक रिजर्व कहते हो। जनरल रिजर्व हो, कैटास्ट्रोफिक रिजर्व हो, कोई रिजर्व हो सिवाय एडिशनल रिजर्व और अनएक्सपायर्ड को छोड़ के आपको उन सबको कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अप्रोप्रिएशन में दिखाना है कि आपने क्या किया है, इतना पैसा ट्रांसफर कर दिया है, और एक बार दोबारा ये कहाँ चली जाएंगी, आपकी रिजर्व एंड सरप्लस में चली जाएंगी, और बाकी जो बचा हुआ बैलेंस होगा उसका ट्रीटमेंट आप जैसे करते हो नॉर्मली आपके बैलेंस शीट में जाता है वो वैसे ही जाएगा, और कोई भी चेंज इस क्वेश्चन में नहीं है। देखो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
डिफरेंस तो इसमें भी कुछ नहीं है, आइटम्स वही हैं जो हम अब तक ट्रीट कर रहे हैं, बट इसमें उनको दिखाने का तरीका कुछ अलग तरीके से आपको शो किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पहले अदर इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं एक बार। प्रिंटिंग कहाँ जाएगी? देखो ये कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ जो एक्सपेंसेस से अलग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपकी एक प्रिंटिंग है, आपके क्या जाएगी? अदर एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम टैक्स, आपका इनकम टैक्स पे जहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स लिखते हो वहाँ पर, सैलरीज आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के शेड्यूल में, इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम नेट दी हुई है आपको 2,80,000, ये आपकी क्या जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। फिर आपको बोला हुआ है कि इस इनकम पे टीडीएस कटा हुआ है 56,000, और इनकम जो हमें दिखानी होती है ऑलवेज ग्रोस दिखानी होती है, तो आप क्या करोगे? इस टीडीएस को वापस ऐड करके यानी 2,80,000 प्लस 56,000 को दिखाओगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। लीगल एक्सपेंस हैं आपके, ये कहाँ जाएंगे आपके? ये लीगल एक्सपेंस आपके अदर एक्सपेंस यानी जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस है वहाँ पर जाएंगे। फिर आपको बोला हुआ है कि इसमें से 36,000 तो क्लेम के एक्सपेंसेस हैं, तो 36,000 तो आपके क्लेम वाले में ऐड होंगे और बचे हुए आप प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस में दिखाओगे। फिर आपको बैलेंस दिया हुआ है फंड का, ये आपका बैलेंस शीट की आइटम है, बैलेंस शीट अभी हमें नहीं बनानी है। फिर आपको रिजर्व से रिलेटेड दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, एडिशनल रिजर्व आपकी 6,90,000 की है, ये बताया हुआ है, और आपको रिजर्व बनानी कितनी है? 50% अनएक्सपायर्ड रिस्क की और 5% एडिशनल रिजर्व की। ये मेंटेन ही दी हुई है, एडिशन नहीं दिया हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? देखो पहले आपको दिया हुआ है प्रीमियम डायरेक्ट बिजनेस से और फिर इनडायरेक्ट बिजनेस से यानी री इंश्योरेंस से। देखो प्रीमियम रिसीव है चाहे वो डायरेक्ट से हुआ हो या इनडायरेक्ट से हुआ हो, ये जो इनडायरेक्ट वाला है ये क्या है? हमारा री इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया होगा हमने तो मिला होगा, तो आप क्या करोगे? 92 लाख प्लस 14,40,000। फिर आपको बोला है कि प्रीमियम के रिगार्डिंग ये है कि आपको रिसीवेबल है, यानी आपको अभी मिलना है, यानी अभी आपका आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग भी है। जो क्लोजिंग वाला है उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो चाहे डायरेक्ट बिजनेस से हो या इनडायरेक्ट से, आप दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे और ओपनिंग को दोनों को लेस करोगे। फिर आपने को दिया हुआ है कि आपने पे किया है 9,20,000 प्रीमियम ही, यानी आपने क्या किया होगा? प्रीमियम री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड है, इसको आप लेस करोगे। फिर आपको पे एबल दिया हुआ है, यानी आपको पे करना था, यानी आपका री इंश्योरेंस सीडेड का आउटस्टैंडिंग है। देखो जो ट्रीटमेंट एक्सेप्टेड वाले का होता है यानी जो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग का होता है उसका रिवर्स आपका सीडेड का होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रीमियम छोड़ना है और आउटस्टैंडिंग वाला आपको मिलता है। तो आपको क्या करना है? जो आपके 56,250 हैं वो आपने पे पिछले साल ओपनिंग था, यानी पिछले साल आपके आउटस्टैंडिंग रहे होंगे किसी को देने, और इस बार आपने दिए होंगे तो इस साल की इनकम में से लेस कर दिए होंगे, बट करने नहीं थे तो आप इनको वापस ऐड कर दोगे और क्लोजिंग वाले को इसी ट्रीटमेंट की वजह से लेस कर दोगे। यानी जो आउटस्टैंडिंग का होता है री इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है वो आपके लिए एक्सपेंस है एक टाइप का, तो उसका ट्रीटमेंट जो है रिवर्स होगा। यही चीज़ थी जो यहाँ पर अलग थी। ऐसे ही आपको क्लेम के बारे में दिया हुआ है, पहले आपको क्लेम पेड दिए हैं, क्लेम पेड चाहे कैसे भी हो आप दोनों को क्या करोगे? जो आपका क्लेम सेकंड शेड्यूल है वहाँ पर शो करोगे, यानी 47 लाख प्लस 6 लाख। उसके बाद आपको पे एबल दिए हैं, यानी जो आपको अभी क्लेम पे करने हैं, ओपनिंग है क्लोजिंग है, तो जो आप क्या करते हो? क्लोजिंग वाले को ऐड करते हो, ओपनिंग वाले को लेस करते हो, यानी दोनों 3,12,000 और 66,000 को ऐड करोगे और 2,50,000 और 57,000 को लेस करोगे। फिर आपको दिया है कि आपको ने क्लेम रिसीव हुआ है आपको, यानी री इंश्योरेंस सीडेड किया होगा, उस पर आपको कमीशन मिला होगा, क्लेम मिला है, तो आप इसको क्या करोगे? इससे आपका क्लेम कम हो जाएगा तो इसको लेस कर दोगे। फिर आपको ऐसे ही रिसीवेबल जो क्लेम आपको अभी मिलने वाला है वो दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ये क्या है? क्लेम आपको मिलेगा, वैसे क्लेम एक्सपेंस होता है बट जो मिलने वाला है वो इनकम है। तो जैसे प्रीमियम के केस में रिवर्स ट्रीटमेंट हुआ था रिसीवेबल पेबल का, वैसे ही यहाँ पर रिसीवेबल का रिवर्स ट्रीटमेंट होगा, यानी जो ओपनिंग वाला है उसको ऐड करोगे और क्लोजिंग वाले को लेस करोगे। कमीशन का ट्रीटमेंट सेम है, एक्सेप्टेड वाला माइनस सीडेड वाला। बाकी इस क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं था, सिर्फ क्या है? प्रीमियम हम यहाँ पर आपको पेएबल एक्स्ट्रा दिया हुआ है, और क्योंकि ये पेएबल है तो इसका ट्रीटमेंट रिवर्स होगा, और क्लेम आपका एक्सपेंसिस होता है और उसमें रिसीवेबल दिया हुआ है, यानी उसका ट्रीटमेंट भी रिवर्स होगा। बाकी क्वेश्चन आपका सेम था। 12th क्वेश्चन भी आपका एग्जैक्ट है जैसा आप लोगों ने हमेशा किए हैं, इसको भी आप लोग खुद ट्राई करोगे। फिर कल हम एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे आपको एडजस्टमेंट करनी है, एंड देन आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग 12th तक क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।